हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। श्री राधा रानी कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। और सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन आप सब कर रहे होंगे। बेटा चिंता की बात यह है कि बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और इतने कम समय में आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs ही कर सकते हो आप। यही एक रामबाण है जिसके थ्रू आप 90 या उससे अबव स्कोर कर सकते हैं। आप सब जानते हो, या जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग सुन लें, समझ लें कि हम लोगों ने 2024 से लेके अब तक बहुत सारे PYQs कर लिए हैं सीक्वेंसली। और आपको ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक भी शेयर कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो PYQs ही कीजिए। अभी इन्हीं चीज़ों का समय बचा हुआ है। लास्ट में जो समय मिलता है उसमें आप रिवाइज कीजिएगा। चलिए आज हम लोग हिंदी का शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम लोग बच्चे ओरिजिनल पेपर 2019 को डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल करेंगे, है ना। और ये हमारा पेपर 2 होगा। जानते हो क्या है, पेपर 1 को हम लोग कर चुके हैं, पेपर 2 में CDP कर चुके हैं। पेपर 2 का आज हम लोग हिंदी फर्स्ट करेंगे। ठीक है, करेंगे एनालिसिस। अच्छा जानते हो क्या है, जैसे कि मैं बार बार लिख के देता हूँ आपको कि बड़ा सटीक एनालिसिस करूँगा मैं। तो सटीक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, उसके संभावित रीज़न क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं जहाँ से आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। और हमने आपसे किया है प्रॉमिस, आएंगे आपके 30 आउट ऑफ 30, लेकिन इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। छोटा सा काम मेरा कर दो यार प्लीज़। क्या सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे सभी मित्रों में? जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते हो तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात, बेल आइकन प्रेस करने के बाद हमेशा से ना नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप वीडियो देखा करें, जिससे कि बार बार नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग ओरिजिनल पेपर ही डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इसको यार जूम कर लेते हैं ना, कि इससे कि चीज़ें आपको आसानी से दिखाई दें। ठीक है, चश्मा की ज़रूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और कहेंगे, यहाँ पर आप जानते हो कि 30 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए, करेक्ट। और अगर आपको चाहिए पूरे नंबर तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन यार देखो 25 मिनट का समय तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। 25 मिनट्स आप यहाँ पर रुके, ठीक है, और ले जाइए आप बिल्कुल फ्री में 30 में से 30 नंबर। तुमको लगता होगा कि फ्री में कैसे? फ्री में तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तो फ्री में क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता है। थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना बेटा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज की। और इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक बात समझ में ज़रूर आ गई होगी कि हिंदी में क्या लेवल होता है पेपर का और किस तरीके की चीज़ें पूछता है ना। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत ग्रामर को लेके बड़ी चिंता होती है, यार यहाँ ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, परेशान मत हो, पूरे को पूरे 90 नंबर की पेडागोजी ही तो होती है पूरे पेपर में। चलिए शुरू करते हैं और हिंदी के पेपर को करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आप जब करने बैठेंगे एग्ज़ाम में पैसेज को, तो आप पहले एक बार सरसरी निगाह से क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेंगे। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ लें उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, और पेंसिल से जहाँ जो बात आपको याद आए कि ये क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। कहते हैं कि हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सरल है, सीधी बात है। ऐसे ही अधिकतर जानवर, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब इसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा।
लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ी, ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट होगा उसका जो संतुलन होगा वो बिगड़ सकता है ना। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है बच्चा एक्सचेंज करना, मतलब अगर एक यूज कर रही है, लेती है, तो दूसरी छोड़ती है, कंजप्शन भी हो उसका। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है, जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं तो उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हो ना कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं, वनस्पतियां ऐसी हैं जो CO2 को अपने में एब्जॉर्ब रखेंगे तब तक जब तक कि वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। अपघटन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करेंगी। दूसरा, बदले में ये हमें देती ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक हो तो ये जो एयर पोल्यूशन होती है, ये जो हमें श्वास से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, ये जो हमें ऑक्सीजन में कहा जाता है कि CO2 की मात्रा बढ़ी चली जा रही है एनवायरनमेंट में, जिसके कारण बहुत सारा मौसम में, ऋतुओं में चेंजमेंट आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी, कहीं प्रकार का कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है? अच्छा बताना भैया। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं ना, तो अपने में जो उन्होंने CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रखा था, वो वहां पर निर्मुक्त करेगी। ठीक है, सो ऑप्शन क्या बन गया? थर्ड नंबर। 92 यहाँ नहीं है, 92 आपका ऊपर है, देखेंगे। कह रहे हैं कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या हो जाएगा? हवा में लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। नोटिस कीजिएगा, वापस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। लिखा हुआ है कि यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर है। ठीक है, यही बात तो लिखी। 93 में आएंगे, कह रहे हैं कि वातावरण का विग्रह और समास होगा। ठीक है, तो वातावरण का विग्रह और समास है ना, मतलब होगा वात प्लस आवरण। क्या कहेंगे इसको? वात प्लस आवरण, मतलब वात का आवरण। वात कहते हैं हवा को, आवरण कहते हैं चारों ओर से घेरना। तो हवा का चारों ओर से जो घिराव होता है वही तो वातावरण कहलाता है। इसलिए इसमें समास कौन आ गया? तत्पुरुष समास आ जाता है। ठीक है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द कैसे हैं? अब हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प लिखे हुए हैं और हमको देखना है कि कैसे शब्द हैं। तो जानते हो जो श्वास होता है ना, वो तो पता नहीं यार कैसा है, लेकिन एक बात तो पता चल रही है कि ऑक्सीजन जो है वो आगत है, इंग्लिश वर्ड नहीं है भैया। ठीक है, आगत है, तो तत्सम शब्द और आगत बन जाएगा, श्वास और ऑक्सीजन। देखिए, तद्भव ऑक्सीजन है नहीं, देशज है नहीं, आगत कह सकते थे लेकिन श्वास आपका देशज नहीं था, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके ऑप्शन नहीं बनते। ठीक है, 95 में आएंगे, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से। आप जानते हो क्या? लंबे समय तक जो पद है ये व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? तो जानते हो क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे पता चलेगा? देखो, संज्ञा सर्वनाम तो है ही नहीं दूर दूर तक ना, विशेषण हो सकता था, लेकिन लंबे समय तक क्रिया विशेषण कैसे होगा? इसको पैसेज में ढूंढना पड़ेगा भाई, फटाफट मिल जाओ यार, कहाँ लिखा हुआ है लंबे समय तक। चलो भाई फटाफट देख लिया जाए कहाँ पर मिल सकता है ये लंबे समय तक। ये देखिए मिल गया,
यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, जानते हो क्या है कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बता दे या फिर वाक्य में प्रयोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों की विशेषता बता दे, अर्थात विशेषण की विशेषता बता दे, है ना। तो लंबे समय तक, कहाँ चले गए भाई, लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं यही तो हैं जो विशेषण का काम कर रहे हैं, और इनकी विशेषता बताने के लिए कौन काम कर रहा है, लंबे समय तक, इसलिए वो क्या बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि इसमें देखिए ग्रामर पूछ ली गई, ग्रामर जैसे इसमें कोई बात है ही नहीं। अगर आपको बेसिक समझ है ग्रामर की तो यहाँ वो ग्रामर वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि आपको वो भी नहीं पता, तो पूरे 30 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही तो मिलेंगे ग्रामर से, ग्रामर को जो रिलेट करते होंगे, तो उस 2-3 नंबर के लिए आप कितना पढ़ोगे और क्या क्या पढ़ोगे, नहीं हो पाएगा ना। आप पेडागोजी को फोकस करो ना, जो 26 से 27 नंबर में आएगी, प्लस पैसेज को। ठीक है, चलो भाई 96 को देखेंगे। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, आपको क्या लगता है कि गद्यांश में क्या बताने का प्रयास किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, विषय किसी भी पैसेज का वही होगा जिसके इर्द गिर्द सारी बातें घूमती रही हैं, है ना। ऊपर वाले सेक्शन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर के ही सारी बातें करी गई हैं, उसी के संतुलन बनाए रखने पर ही चर्चा हो रही थी, इसलिए आपका 96 का फर्स्ट आंसर सही हो गया। विनिमय का अर्थ क्या होगा, अगर आपको याद होगा कि पैसेज में मैंने विनिमय के अर्थ को समझाने के लिए यस किया था और बताया था कि विनिमय क्या है। विनिमय को आदान प्रदान, लेना देना या एक्सचेंज कहा जाता है, तो लेना देना हो गया, वो भी बराबरी से। ठीक है, हम सांस के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें नई बात कुछ है नहीं। 99 को देखेंगे। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा है, बिल्कुल मानव की तरह है, अलग नहीं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में, हाँ ये अलग बात है कि श्वसन के अंग हमारे बदल जाते हैं, स्थितियां संभव बदल सकती हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी, लेकिन बाकी के जीव भी वैसे ही सांस लेते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि पहले पैसेज में जो 91 से 99 तक क्वेश्चन करने के लिए कहा गया था वो तो हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद एक पैसेज और आ जाता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसके उत्तर आपको 100 से लेकर 105 तक ही बताने होंगे और वो भी उपयुक्त उत्तर लिखना होगा। लिखा है कि वह आता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। जो विद्यार्थी हमसे पहले से जुड़े रहे हैं उनने तो देख करके ही समझ लिया होगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ये हमारे पूर्वज महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं जो इलाहाबाद के पथ पर से संबंधित हैं, और भिक्षुक से संबंधित हैं, है ना। और इसका जो शीर्षक है वो भिक्षुक होगा। उनकी एक रचना थी भिक्षुक के संबंध में वो लिख रहे हैं कि भिक्षुक की स्थिति क्या होती है, उसके संबंध में बता रहे हैं कि वह आता। भाई देखो, हमारे घर जब भिक्षुक आता ना तो कई बार उसको तो हम कुछ खाने के लिए दे देते हैं, है ना। अगर किसी ने खाने के लिए दे दिया तो अपमान थोड़ा बहुत उसने कर दिया, अगर किसी ने नहीं किया तो अपमान और भी भारी कर दिया, कुछ लोग देते भी नहीं है। तो वही बात है कि वह आता, 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भाई सिंपल है कि किसी से भिक्षा मांगना कितना कठिन काम होगा, और जब वो भिक्षुक आपसे भिक्षा मांगता है और मांगने के बाद बड़ी आश करके रखता है ना कि आप उसको कुछ ना कुछ दोगे, इसके बाद जब आप उसको बैरंग वापस करते हो तो क्या लिख रहे हैं कि वह 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, अपने काम को नहीं छोड़ता फिर करता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इतनी तेज की भूख लगी है, चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया समझ तो
स्टिक डंडी लठ, मुट्ठी भर दाने को भी भूख मिटाने को। क्या चाहिए उस भिक्षुक को? मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वाह, मजा आ गया, बहुत प्यारी पोएम है। लिखते हैं इसको, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। इसका कारण क्या हो सकता है? भाई बहुत दिनों से भूखा है, भोजन नहीं मिला उस भिक्षुक को। ठीक है, कलेजे के दो टूक करने का क्या मतलब है? भाई कलेजे के टुकड़े करने का मतलब हो गया हार्ट ब्रेक होना, मन को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, ये बात हो जाती है। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाते हैं? बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू पैसा झोली क्यों फैला रहे हैं? भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहेगा और क्या करेगा? भाई क्या सेकंड नंबर सही हो सकता है क्या कि झोली में कुछ छिपाना चाहेगा? है ही नहीं तो छिपाएंगे क्या? मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता? ना ना। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु कौन है? तो जो चंद्र बिंदु होती है, देखिए ग्रामर से रिलेटेड एक पहचान मैं करा देता हूं आपको, ठीक है? तो समझ लीजिएगा, ये जो होती है ना, ये अनुनासिक होती है, और ये जो होती है ना वो अनुस्वार होता है, और एक बनती है विसर्ग, जो ऐसे बनती है जैसे अतः है, प्रातः है। तो बच्चा इनको याद रखो, और ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका यही होगा अनुस्वार और अनुनासिक में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामर की सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो चंद्र बिंदु होता है ना, जिसको हम लोग चांद वाले बिंदु कहते हैं, वो अनुनासिक है, और जो बिना चांद के लगता है, चांद जैसा नहीं होता, ऊपर बिंदु लगता है, वो आपका अनुस्वार है। ठीक है, और जो अतः प्रातः में लगता है विसर्ग कहलाता है वो। इसको ध्यान रखिएगा। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है? अच्छा, पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ? ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या फील हो रहा? भैया दया आएगी और क्या आएगी? श्रृंगार, हास्य और वीरता की कोनो बात तो है नहीं, वीरता तो करी ही नहीं गई, मजाक तो चल नहीं रहा था यहाँ पे। और श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका के मध्य मिलन के फलस्वरूप प्रेम जैसी चीजें बन रही हो, स्थितियां बन रही हो, तो वो श्रृंगार रस की भाव पैदा करता है। तो करुणा है, दया है। ठीक है, लिखे हैं कि वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? किसके लिए बात कर रहे हैं? तो वो भिक्षुक के लिए बात कर रहे हैं कि वह आता मतलब कौन आता? भिक्षुक आता। 105 तक जितने भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब शुरू होता है असली खेल पेडागोजी का। ठीक है, अब यहाँ से आपको अपनी समझ के आधार पर पेडागोजी के आंसर्स करने हैं, और सीख लोगे तो आसान लगेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उच्च प्राथमिक स्तर किसको कहते हैं? 6 to 8, जहाँ के लिए आप पेपर 2 देते हो। तो वहाँ पर जो भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य वो क्या हो सकता है? देखो बड़ा सिंपल है, बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी की मात्र आयोजन करना। देखो मात्र लिख के ना इन्होंने इस ऑप्शन की ताकत हटा दी। सेकंड नंबर देखिएगा कैसे उत्तर बनता है ये, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ठीक है, भाषा की जो सौंदर्य बोध है उसको सही तरीके से समझना, ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की मुख्य ज़रूरत है, कह सकते हो। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को लेकर अभिव्यक्त करना। ठीक है, 107 में आएंगे, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य? तो मैं वापस इस चीज को डिस्कस करूंगा, और देखिएगा क्या लिख रहे हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास, ओके, उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास, ओके। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। पढ़ने का मतलब क्या होता? बताओ भाई, पढ़ने का मतलब क्या है? जो ये लिखा है वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, व्याकरण को जान लेना, नहीं नहीं, जो पढ़ रहे हो वो कितना समझ में आ रहा है भैया, पढ़कर समझने में विश्वास रखना होता है। ठीक है, 109 नंबर में आएंगे, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है,
या नहीं प्रश्न की ओर संकेत करता है। तो किस तरह के प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है? कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है, यही नहीं या नहीं प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? तो इसमें जो आंसर बनने की संपूर्ण संभावना है वो है भाषा की बारीकी। ठीक है, 110 नंबर आएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? मतलब भाषा में मदद करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? आयु के अनुरूप साहित्य। देखिए ये सारी चीजें मदद करती हैं, रेडियो, नाटक, कविता पाठ, समाचार पत्र, है ना। लेकिन कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से अगर बच्चे को साहित्य पढ़ा दिया जाएगा तो उसके अंदर साहित्य की समझ पैदा होगी और भाषा सीखने के लिए और ज़्यादा लालायित होना शुरू कर देगा। उसके अंदर लालच बढ़ जाएगा कि ये वाली भाषा तो आनी चाहिए, बहुत प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, इसकी बड़ी ज़रूरत हमको है। ठीक है, 111 नंबर में देखेंगे, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। जी बिल्कुल, बात सही है, कुछ नहीं करना है। 112 में देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि क्या बच्चे भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। हाँ भैया सही है, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें। जी जी बिल्कुल भाई, लिटरेचर के राइटर अगर जान लोगे तो ज़्यादा ठीक होगा। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो उत्तर क्या सही बन जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। ओके, इसके बाद आएंगे 113 नंबर, कह रहे हैं कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, तो बच्चे भाषा को सबसे बेहतर तरीके से कब सीखते हैं? सरल साहित्य का चयन हो। क्यों भाई? बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब सरल साहित्य का चयन हो। ऐसा कुछ ना हो कि अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, तब तो बोर होने लगेगा। भाषा का समृद्ध परिवेश हो, हटा दो भाई। परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा हो, ना डर मत पैदा करो, भय का माहौल तो नहीं करना है ना। ऊपर से भय के माहौल को समाप्त करना है, बढ़ाना नहीं है। 114 नंबर देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन मतलब लैंग्वेज को असेस करने की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवलोकन। अवलोकन जानते हो? अवलोकन को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है ना। मतलब किसी भी चीज़ को देखकर और देखने के बाद उस घटना का बहुत बारीकी से परीक्षण कर उसके ऊपर एनालिसिस करना, तर्कों के आधार पर उसकी अच्छी या गुणवत्ता को पहचानना, अपने पास सुरक्षित करना, ये कहलाएगा आपका अवलोकन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 115 नंबर देखेंगे, कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित क्षण दक्षता के अनुरूप क्या करना है। देखिए, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य मतलब जो सेकंड लैंग्वेज यूज करी जाती है वो उसका क्या लक्ष्य है? तो भाई देखो, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। माना, मैं आपको समझा रहा हूँ, माना कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और इसलिए हम हिंदी को बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर हमें सेकंड लैंग्वेज के फॉर्म में इंग्लिश को पढ़ना पड़े तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जानते हो क्या करेंगे? बताओ भाई। अगर हम सेकंड लैंग्वेज की बुनियाद तक जाना चाहते हैं तो पहली लैंग्वेज जो हमने सीख रखी है उसकी बुनियाद पता हो, दोनों को हम कोलैबोरेट करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और हम उसके रूट तक पहुंच जाएंगे। मतलब हमें कह सकते हो कि ऐसे करके धीरे धीरे हमें बुनियादी समझ हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। ठीक है, सो 115 नंबर में जो आंसर बनने वाला था वो बन गया है आपका 4 नंबर। अब आएंगे 117 को देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? प्रभावी मतलब है जो ज़्यादा चलन में है, कह सकते हो, है ना, वो होती है आपकी निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी होती है?
तो वो है निगमन मतलब डिडक्टिव मेथड। कहने का मतलब ये है कि इसमें पहले नियम पढ़ाए जाएंगे, बाद में उन नियमों की पुष्टि करने के लिए उदाहरण रखे जाएंगे। ठीक है। 118 में देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने की विचार से जुड़ा है। मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर नाम का जो टॉपिक था उसे ऐड करने की जरूरत क्यों समझी गई? क्योंकि इससे भाषा में विभिन्न रंगतें उत्पन्न होंगी। ठीक है। 119 नंबर को देखेंगे, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, इसमें ना ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके परीक्षा में, तो कोशिश करना एक एक को रख के सेट करने की कोशिश करना। मैं इसके सारे ऑप्शंस रख के देख रहा हूँ कौन सा बेस्ट आता है। ठीक है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की संस्कृति की चुनौती, देखिए नहीं संस्कृति की चुनौती तो नहीं हो सकती, समस्याओं को चुनौती और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की समस्याओं, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या होने की जरूरत है? इसमें देखो संस्कृति लिखा है इसलिए नहीं होगा। चौथा ऑप्शन इसका बनेगा कि त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति और अवसरों, भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का क्या था? प्रयास था। 120 देखेंगे, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार कैसा है? तो बताओगे यह विचार पूर्णतया सत्य है। ठीक है। सो आई थिंक बात समझ में आई होगी। 120 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदी की PYQs हमने करी है। 2019 का पेपर 2 है जो शायद दिसंबर में हुआ था। ठीक है। मिलेंगे कल फिर से एक नई क्लास के साथ, नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अब हम आपको एक बेहतरीन चीज़ शुरू करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बताएंगे, प्लान बताएंगे कि सीटी की परीक्षा में किन चीज़ों को पढ़ें, किन्हें ना पढ़ें। ये मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता सकूँ जितना मुझे जानकारी है। ठीक है। सो मिलते हैं कल फिर से। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और बेटा प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।